हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम KLP टेस्ट जो 13 था टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। टेस्ट नंबर 4 डिस्कस कर लेंगे, फिज़िक्स पेपर जो फ्लूइड्स पे हैं। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। द टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चंस इसमें हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल। सो क्लोज्ड वेसल इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लोज्ड वेसल का मतलब है कि वॉल्यूम जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। सो V इज कांस्टेंट, increases by 1%. So temperature जो है that increases by 1 degree Celsius when pressure of the gas is increased by 1%. Find the initial temperature of the gas. सो इनिशियल को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर लूँगा और फाइनल को मैं 2 से रिप्रेजेंट कर लूँगा। सो आपको कहा गया है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो T2 इज़ इक्वल टू T1 प्लस 1। जो ओरिजिनल टेम्परेचर T1 था प्लस 1 कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर मिल गया। बाय द वे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, सो दिस इज़ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, दिस इज़ चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज़ नॉट टेम्परेचर, दिस इज़ चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल पे सेम होता है। सो अगर आप इस केल्विन स्केल पे देखेंगे चेंज कितना, वो भी 1 केल्विन होगा, 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए चेंज के टाइम यूनिट कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं होती है चेंज के टाइम। सो T2 इज़ इक्वल T1 प्लस 1। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। प्रेशर आपसे कहा गया है कि 1% से इंक्रीज़ हुआ है, दैट मीन्स P2 इज़ इक्वल P1 प्लस 1% ऑफ P1 जो था प्लस उसका 1% इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज P1 प्लस 1% का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स P1। सो दिस इम्प्लाइज P2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P1 विच इज P2 इज इक्वल टू 1.01 P1। तो नया प्रेशर जो है दैट इज़ 1.01 टाइम्स द ओरिजिनल प्रेशर। ओके, सो ये प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अब जाके रिमेंबर हमें ओरिजिनल प्रेशर टेम्परेचर बोलना है कितना है। अब रिमेंबर PV इज इक्वल टू nRT। ओके, सो P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। अब n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है। v इस पर्टिकुलर केस के लिए कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। सो वी कैन राइट p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ओके, p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सो इसका मतलब हुआ P1 बाई P2 इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी रेशियो के टाइम, इज़ इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। So this implies P1 divided by 1.01 P1, ये इक्वेशन यूज़ मैं कर रहा हूँ, इज इक्वल T1 डिवाइड बाई T2 जो है वो T1 प्लस 1 के बराबर है। ये रहा T1 प्लस 1 के बराबर। सो अब वहाँ से हमें T1 निकालना है। P1 एंड P1 कैंसल्स आउट, T1 प्लस 1 को यहाँ क्रॉस करते हैं, 1.01 को यहाँ लेते हैं। सो दिस बिकम्स T1 प्लस 1 इज इक्वल 1.01 टाइम्स T1। ओके, सो दिस इम्प्लाइज T1 को यहाँ लेंगे तो माइनस बन जाएगा, 1.01 माइनस 1 इज 0.01, T1 इज इक्वल टू दूसरे साइड से 1। अब 0.01 का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100, T1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू 100 केल्विन्स। ओके, केल्विन्स। याद रखें यहाँ पर आप रेशियो ले रहे हैं, सो यूनिट हैज़ टू बी केल्विन्स। टेम्परेचर रेशियो जो होगा उस टाइम यूनिट डज मैटर। ओके, यूनिट डज मैटर जब टेम्परेचर का रेशियो लेते हैं तो इसे केल्विन में ही रखना होगा, केल्विन में ही। सो जो आपको टेम्परेचर मिल रहा है वो भी केल्विन्स में ही है। ओके, सो विच ऑप्शन इज देयर? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। Let's move on to the next one. A vessel of volume 8.3 liters contains a mixture of ideal gases at 300 kelvins. So volume दिया हुआ है 8.3 liters, contains a mixture of ideal gases at 300, temperature दिया हुआ। The mixture consists of 0.1 mole of nitrogen, 0.2 moles of oxygen and 0.3 moles of carbon dioxide.
find the pressure of the mixture. Okay, find the pressure of the mixture. Okay, so Dalton's law याद करें, pressure is equal to P1 plus P2 plus P3, तीन का इंडिविजुअल प्रेशर जो है वही होगा. अब प्रेशर के लिए विल यूज गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई V, वो हम यूज़ करते हैं. सो P1 के लिए बन जाएगा N1RT डिवाइडेड बाई V, P2 के लिए बन जाएगा N2RT डिवाइडेड बाई V, P3 के लिए बन जाएगा N3RT डिवाइडेड बाई 3. टेम्परेचर जो भी है सिस्टम का वो तो तीनों गैसेस का वही रहेगा. वॉल्यूम जो भी है वो तो तीनों के लिए सेम रहेगा, वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी. तो RT डिवाइडेड बाई V जो है वो कॉमन है. सो प्रेशर इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 टाइम्स RT डिवाइडेड बाई V. ओके, RT डिवाइड बाई V. नाउ यू जस्ट हैव टू सबस्टिट्यूट वैल्यूज. N1 जो है वो यहाँ पर 0.1 प्लस N2 जो है वो 0.2 प्लस N3 जो है वो यहाँ पर 0.3. ये R इज़ 8.31 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन्स हैं, वो पहले ऐसे सिस्टम में है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया है लीटर्स में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SI सिस्टम. 8.3 लीटर्स हैं, 1 लीटर होता है 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर्स. ओके, 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर्स. 1 लीटर अगर आपको याद हो, 1 लीटर इज इक्वल 10 टू द पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर वही बन जाता है 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर. ओके, हमें मीटर क्यूबिक मीटर में लेना होगा. सो हर कोई चीज़ SI सिस्टम में ली है, जो हमें प्रेशर मिलेगा वो भी SI सिस्टम में ही होगा. ओके, SI सिस्टम में ही होगा. तो ये कैलकुलेशन 8.31 8.3 इज़ रफली सेम, तो इन्हें कैंसिल आउट करते हैं. ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5. अब सब कुछ SI सिस्टम है तो प्रेशर का यूनिट SI सिस्टम वाला ही होगा, वो पास्कल्स हैं. ओके, लेकिन ऑप्शंस मोस्ट प्रोबेबली एटमॉस्फेयर्स में है. ऑप्शंस में यूनिट तो मेंशन नहीं है, ना ही क्वेश्चंस में है. सो ऑब्वियसली ये एटमॉस्फेयर्स में प्रेशर है. सो दिस इज रफली 1.8 एटमॉस्फेयर. रिमेंबर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स एक एटमॉस्फेयर होता है. सो 1.8 इज ऑप्शन 4. Let's move on to the next one. Calculate the temperature at which RMS velocity of a gas molecule is same as that of the molecule of another gas at 47 degree Celsius. Molecular weight of first and second are 64 or 32 respectively. Okay, 64 and 32 respectively. Okay, RMS के बारे में पूछा जा रहा है. RMS जो है VRMS is equal to under root of 3RT divided by M. 3RT डिवाइडेड बाय. एक का टेम्परेचर दिया हुआ है, दूसरे का टेम्परेचर हमें निकालना है. कैलकुलेट द टेम्परेचर. सो टेम्परेचर चेंज डिफरेंट है दो केसेस में. मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है दो केसेस में. तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T बाई M. ओके, 3 तो कॉन्स्टेंट है, RB कॉन्स्टेंट है. ओके, नाउ RMS दोनों का सेम है, दोनों का RMS सेम है. दैट मीन्स दोनों के लिए ये रेशियो जो है वो सेम है. ओके, ये रेशियो जो है वो दोनों के लिए सेम है. सो T1 बाई M1 इज इक्वल टू T2 बाई M2. जब ये रेशियो सेम आएगा तभी उनका रूट भी सेम होगा, तभी जाके इनका RMS वैल्यू भी सेम होगा. और वो क्वेश्चन वहीं से हमें कह रहा है कि दोनों का सेम है. सो T1 जो है दैट इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू T2. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. सो T1 is equal to M164 डिवाइडेड बाई M232 और T2 जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब यहाँ पर नोट कर लें हमारे पास रेशियो है. दिस इज एक्चुअली T1 डिवाइडेड बाई T2. अगर आप ऐसे देख लेंगे रेशियो में आपने केल्विन्स में यूनिट ज़रूरी लेना है. ओके, केल्विन्स में लेना है. तो 47 प्लस 273. आप इसे ये नहीं कह सकते हैं कि मैं T2 को डिग्री सेल्सियस में लूँगा तो T1 मुझे मिलेगा डिग्री सेल्सियस में. नहीं, टेम्परेचर के साथ इट डजंट वर्क लाइक दैट. टेम्परेचर के साथ इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो यहाँ पर इट्स काइंड ऑफ T1 बाई T2 इज इक्वल टू M1 बाई M2. यू कैन लुक एट इट दिस वे. रेशियो है तो आपने यूनिट्स जो है वो SI सिस्टम में ही लेना पड़ेगा टेम्परेचर का, जो केल्विन्स हैं. सो इसलिए 47 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन्स में.
सो दिस इम्प्लाइज, ये आप सॉल्व कर लें, दिस इम्प्लाइज T1 इज इक्वल 640 केल्विन्स। ओके, 640 केल्विन्स। ऑप्शन जो है वो केल्विन में ही है, 640 केल्विन इज ऑप्शन 4। चाहे तो आप इसे डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, in a thermodynamic system, internal energy decreases by 400 joules while it is doing 250 joules of work. What net heat is taken in by the system in the process? Delta E internal energy decreases by 400. So this is equal to minus 400. Minus क्यों? क्योंकि decrease हो रहा है. While it is doing 250 joules of work. So work done जो है, gas is doing 250 joules of work. So W is equal plus 250 joules. हमें Q बताना है, हीट बताना है कि किसके बराबर है। Now first law of thermodynamics, you must know delta E internal, या शायद आपने delta U यूज़ किया हो, whatever, जो भी आपने यूज़ किया वो कंटिन्यू कर लें। Q minus W. So Q is equal to delta E internal plus W. Delta E internal is 400. W जो है that is 250. So this is equal to minus 150 joules. So Q आ रहा है minus 150 joules. Negative का मतलब होगा gas is giving out this energy as heat. Gas is giving out this energy. Energy is taken out of the gas as heat. Okay, energy is taken out of the gas as heat. कितना? 150. So modulus of Q is just 150 joules. Options में कहीं negative नहीं है, तो इसलिए obviously modulus लेना होगा. So modulus is 150 joules. Let's move on to the next one. An ideal gas in a cylindrical vessel is confined by a piston at a constant pressure of 10 to the power 5 pascals. When 2 into 10 to the power 4 joules of heat is added to it, its volume expands from 0.15 to 0.25 meter cube. Calculate work done by the in the system. Work done जो है आपको पता होना चाहिए is integration of PdV thermodynamics फॉर्म में. P यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है, तो वर्क डन इज P डेल्टा V सिंपली. इंटीग्रेशन ऑफ dV इज डेल्टा V. वैसे आइसोबारिक प्रोसेस है, तो अगर आपको डायरेक्टली याद हो वर्क डन किसके बराबर है, वो ज़्यादा बेहतर है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. प्रेशर तो दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 पास्कल्स हैं, पहले ही SI सिस्टम में है. चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल SI सिस्टम में पहले से ही है मीटर क्यूब. सो 0.25 माइनस 0.15 minus 0.15. So this is equal 10 to the power 5 into 0.10. This is 10 to the power 4 joules. So work done is 10 to the power 4 joules. 10 to the power 4 joules. A gas is taken from state 1 to state 2 along the path shown in the figure. If 70 calories of heat is extracted, so it is taken out, तो आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस से लेना पड़ेगा. From the gas in the process, calculate the change in internal energy. अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होने के चांस जो हैं वो ये हैं कि आप ग्राफ को गलत रीड कर लेंगे. वॉल्यूम यहाँ है और प्रेशर यहाँ है, इस बात का ध्यान रखना है. नॉर्मली क्या होता है, प्रेशर इज ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो ग्राफ अगर ऐसे हैं तो एरिया अंडर द कर्व जो आप निकालते हैं फॉर वर्क डन, वो ये वाला एरिया होता है. वो कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम एक्सिस वर्टिकल एक्सिस हैं, तो इसलिए एरिया जो है वो ये बन जाएगा अंडर द कर्व. कर्व तो ये लाइन है 1 to 2, और ये ना वॉल्यूम एक्सिस के बीच में आपने देखना है. सो दिस इज योर वॉल्यूम अंडर द कर्व. दिस इज योर वॉल्यूम अंडर द कर्व. ओके, सो यहाँ पर यही गलती होने के चांसेस हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है. ओके, सो ग्राफ से हमें वर्क डन मिल जाएगा. Q तो हमें दिया गया है 70 कैलोरीज टेकन आउट, सो माइनस 70 हम लेंगे. कैलोरीज को हम कन्वर्ट भी कर लेंगे इनटू जूल्स. तो डेल्टा इंटरनल हम फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से यूज़ कर सकते हैं. सो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, जो यहाँ पर एरिया है. अब ये शेप जो है ट्रपेजियम वाली शेप बन रही है, तो वर्क डन इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स.
पैरेलल साइड्स कौन है? एक तो ये हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, एक तो ये है और दूसरा ये है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये वाला साइड जो है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या बन जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू गैप, गैप इनके बीच में ये है, और वो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस 10 टू द पावर -4। So 2.5 minus 1 is 1.5, 1.5 into 10 to the power -4 इन दो का subtraction. Okay, 10 to the power -4 common, 2.5 minus 1 is 1.5 into 10 to the power -4. Now ये आप सॉल्व कर लें, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. दिस कम्स आउट टू बी 52.5 जूल्स. ओके, नाउ अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और एक चीज़. अगर गैस एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर गैस कंप्रेस हो रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन. तो यहाँ पर एरो जो है वो ऐसे दिखाया गया है. तो यू कैन सी गैस जो है यहाँ से, दैट मीन्स इस वॉल्यूम से यहाँ पर, दैट मीन्स इस वॉल्यूम पे आ रहा है. तो व्हाट इज हैपनिंग टू वॉल्यूम ऑफ द गैस? वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो डिक्रीज हो रहा है. सो डिक्रीज होने का मतलब है कि कंप्रेशन हो रहा है. कंप्रेशन होने का मतलब है वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा. सो यहाँ पर हम इस वजह से माइनस साइन साथ में रखेंगे. सो माइनस साइन माइनस साइन, सो -52.5 जूल्स. दिस इज वर्क डन. तो ये काम हो गया. अब हीट जो है वो आपको दिया गया है 70 कैलोरीज इज एक्सट्रैक्टेड, तो -70 कैलोरीज. इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लें तो -70 इंटू 4.2 जूल्स कैलोरी को कन्वर्ट करने के लिए. सो दिस इज -294 जूल्स. सो Q भी आ गया, W भी आ गया. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डेल्टा E इंटरनल इज इक्वल Q माइनस W. दिस इज माइनस Q के बदले में -294 माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, वर्क डन जो है वो भी माइनस है, तो -52.5 जूल्स. तो यहाँ पर माइनस माइनस जो है प्लस बन जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी -241.5 जूल्स. डेल्टा ई इंटरनल -241.5 joules, option 1. Question number 7. An electric heater of power 1 kilowatt emits thermal radiations, and the surface area of heating element of the heater is 200 square centimeter. Units का ख्याल रखें. If this heating element is treated like a black body, find its surface temperature, assuming temperature of the element is much higher than the surroundings. मतलब surroundings का temperature आप neglect कर सकते हैं. हमें पता है पावर रेडिएटेड जो है विच कैन बी रिटन एज dQ/dt, पावर रेडिएटेड स्टेफन्स लॉ से सिग्मा A T to the power 4 है. ओके, सिग्मा A T to the power 4 है. पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा T to the power 4, वो है पर यूनिट एरिया, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया. लेकिन अगर सिर्फ पावर रेडिएटेड है तो A से मल्टीप्लाई करना होगा, A से मल्टीप्लाई करना होगा. सो पावर रेडिएटेड इज सिग्मा A T to the power 4. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं बस. पावर आपसे कहा गया है 1 किलोवाट है, दैट मीन्स 1000 वाट इज इक्वल टू सिग्मा जो है वो 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8. एरिया 200 स्क्वायर सेंटीमीटर है. सो 200 इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए -10 टू द पावर -4. ओके, स्क्वायर है तो इसलिए 4 आएगा, -4 इंटू T टू द पावर 4 जो हमें निकालना है. ओके, ये आप सॉल्व कर लें तो ये आ रहा है T टू द पावर 4 इज इक्वल 0.88 इंटू 10 टू द पावर 12. सो दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू, अब पावर 1/4 ऑन बोथ साइड्स, दिस कम्स आउट टू बी 0.969 इंटू 10 टू द पावर 3. सो वो है 969 केल्विन्स. सो टेम्परेचर इज 969 केल्विन्स, 969.3 केल्विन्स. Let's move on to the next one. A black body at 1500 Kelvin emits maximum energy of wavelength 20,000 angstroms
If sun emits maximum energy of wavelength 5500 angstroms, estimate temperature of sun's outer surface. Venus displacement law याद करें, lambda max is proportional to 1 by t. Lambda max is the wavelength corresponding to which energy emitted is maximum. Not कि ये maximum wavelength है, corresponding to which energy emitted is maximum. So this would mean lambda for the black body divided by lambda for the sun is equal to inverse proportionality है तो उल्टा करना पड़ेगा, टी एस टी फॉर द सन डिवाइडेड बाई टी फॉर द ब्लैक बॉडी, ये ऐसे होगा. सो टी एस is equal to lambda for black body divided by lambda for surface of sun into temperature of black body. So this is equal to lambda दोनों का एंगस्ट्रॉम्स में दिया हुआ है और हम रेशियो ले रहे हैं तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. रिमेंबर, टेम्परेचर के टाइम कन्वर्ट करना तब भी ज़रूरी होता है, बाकियों के टाइम पे नहीं. 5500 और टी फॉर द ब्लैक बॉडी इज़ 1500 केल्विन्स. अब ये हमें नेसेसरली ऐसा सिस्टम में लेना है 1500 केल्विन्स. सो ये सॉल्व करके आ रहा है 5454.54 केल्विन्स. टी फॉर सन इज़ 5454.54 केल्विन्स. What determines the ratio of specific heat capacity to molar heat capacity of a compound? Specific heat जो है उसके लिए Q is equal to ms delta T, where S is specific heat. Heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. मोलर हीट कैपेसिटी जो है वहाँ पर पर यूनिट मास के बदले में पर यूनिट मोल होता है. एक यूनिट मोल के लिए कितनी एनर्जी लग जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी, उसके लिए Q इज इक्वल एम सी डेल्टा टी. एम सी डेल्टा टी. तो जब आप रेशियो लेंगे इनका सो लेट्स राइट इट दिस वे, S इज इक्वल Q डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी और यहाँ पर C इज इक्वल मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई, यहाँ पर M नहीं N है, नंबर ऑफ मोल्स, N डेल्टा T. सो इफ यू टेक रेशियो S डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T. Q and Q डेल्टा T goes, so this becomes N divided by M. So number of moles divided by molar mass, number of moles divided by molar mass. Not molar mass, total mass. Number of moles divided by total mass. Okay. टोटल मास जो है या पर यूनिट मोल अगर आप लेंगे तो उसे कभी कभी मोलर वेट भी कहा जाता है. नाउ ऑप्शंस को एनालाइज कर लें. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कहीं है ही नहीं. मास ऑफ द कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ओके, वो इसमें आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. सो molecular weight of the compound is the best option. When a copper sphere is heated, percentage change is maximum in radius, is maximum in area, is maximum in density, is equal in radius, area and density. Length में जो change आती है, which in this case is radius, delta r is equal to original alpha delta t. Alpha is the coefficient of linear expansion. Okay, so this implies delta r by r is equal to alpha delta t. So fractional change, percentage change में convert करना होगा तो into 100. Then areal change जो है delta a is equal to original into beta into delta t. This implies fractional change in area delta a by a is equal to beta delta t. Beta delta t. फिर जाके delta V जो है, that is V change in volume is original volume into gamma delta T. Gamma is the volume coefficient. So delta V by V fractional change is gamma times delta T. Gamma times delta T. Okay, now fractional change in radius is alpha times delta T. Fractional change in area is beta times delta T. Fractional change in volume is gamma times delta T. अब आपको पता होना चाहिए गामा होता है 3 times अल्फा और बीटा होता है twice अल्फा. तो सबसे ज़्यादा इनमें जो है वो गामा है. तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज जो है वो वॉल्यूम में होगा.
ओके, सो वॉल्यूम में अगर सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है तो डेंसिटी में उसी के हिसाब से तो डेंसिटी भी चेंज होगी। ओके, डेंसिटी इज इक्वल मास इनटू वॉल्यूम, मास इनटू वॉल्यूम, नहीं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो सेम रहेगा एक्सपेंशन में, वो तो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही डेंसिटी, वॉल्यूम में मैक्सिमम चेंज तो डेंसिटी में मैक्सिमम चेंज आ जाएगा। सो इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ डेंसिटी, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज हो रहा है। Let's move on to the next one. Two spheres of same material have the same volume, but one is solid and other is hollow. When the change in temperature of both of them is same, which one of the following statements is about the change in diameter is true? More for the solid, more for the hollow, same for both, सेम फॉर फोर्थ। हॉलो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये कोई मेटेलिक स्फीयर, हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, अंदर कोई कैविटी है, तो याद करें कि कैविटी जो है वो वैसे ही एक्सपैंड करती हैं जैसे कि वहाँ पर मटेरियल है। तो कैविटी के वजह से थर्मल एक्सपेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एन इनहोमोजेनस रॉड change linearly from alpha 1 to alpha 2 from one end to another end of the rod. The effective coefficient of linear expansion of the rod is, linearly expand हो रहा है। सो ये रॉड है, यहाँ पर अल्फा 1 है, यहाँ पर अल्फा 2 है, यहाँ पर अल्फा 2 है। लीनियरली अगर चेंज हो रहा है तो एवरेज जो है वो सिंपली इन दो का मीन है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर लीनियरली हो रहा है तो, अगर नॉन लीनियरली होगा तब ये एवरेज नहीं होगा। ओके, तब ये एवरेज नहीं होगा। सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 लीनियर चेंज अब होगा। इट इज़ लाइक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी u और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है टू a v। लीनियरली इंक्रीज होने का मतलब a इज़ कॉन्स्टेंट, तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 बन जाती हैं। वो लीनियरली अगर चेंज हो रहा है तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर लीनियरली चेंज हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली राइट अल्फा एवरेज इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। अदरवाइज अगर आप डिराइव कर लेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट वन, two liquids are at temperature 20 degrees Celsius and 40 degrees Celsius when same mass of both of them is mixed. The temperature of the mixture is 32. The ratio of their specific heats is, okay. So इसे 1 कहते हैं लिक्विड 1, इसे लिक्विड 2 कहते हैं। 1 का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 2 का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस। तो फिर जाके फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ओके, व्हेन सेम मास इज इम्पॉर्टेंट, सेम मास, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर यूज होता है। सिंपल, हीट गेन्ड बाय 1 इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द अदर। हीट गेन्ड बाय 1 इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द अदर। अब हीट गेन्ड बाय 1 इज m(s1) डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर इनिशियल 20 है, फाइनल 32 है, हमें पॉजिटिव रखना है, तो 30 माइनस 20 मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, फिर से m तो सेम है s2 टाइम्स, अब यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर 40 है, फाइनल टेम्परेचर 32 है। रिमेंबर हमें चेंज को पॉजिटिव रखना है, तो आई राइट 40 माइनस 32। ओके, 40 माइनस 32, m एंड m कैंसल्स आउट, तो s1 डिवाइडेड बाई s2 इज इक्वल टू 40 minus 32 is 8 divided by 32 minus 20 is 12। ओके, तो ये बन जाएगा 4 into 2, 4 into 3, सो 2/3। तो रेशियो है जो है 2/3 या 2:3, ऑप्शन 2। Heat required to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius is, okay, heat required for this conversion। तो पहले होगा क्या इसमें, ये आइस में है एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आइस का टेम्परेचर आपने इंक्रीज नहीं करना है। जब आप हीट सप्लाई कर लेंगे ये सीधे मेल्ट होना स्टार्ट कर लेगा। तो पूरा मेल्टिंग प्रोसेस में कितना हीट लग जाएगा, MLF। LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये वाली हीट जो है जो सप्लाई कर लेंगे उससे क्या होगा, आइस कन्वर्ट होगा टू वाटर, लिक्विड वाटर,
ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, अभी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब आपने वाटर को लेना है टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको लेना है इसको वो 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए आपको एनर्जी लग जाएगी एज हीट ms डेल्टा टी। ये हीट किसके लिए है? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू लिक्विड वाटर ही एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कोई फेज चेंज अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर जाके 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर आएगा तब आपको इसको कन्वर्ट करना है टू स्टीम। तो अब कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अब तो सीधे ही स्टीम बनना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए जो एनर्जी लग जाएगी वो mLV। सारे लिक्विड वाटर को वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दिया आपने टू स्टीम एट स्टिल एट 100 डिग्री सेल्सियस, अभी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हमें तो स्टीम चाहिए एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इससे आगे नहीं जाना है, 100 डिग्री को अब इंक्रीज नहीं करना है फर्दर, तो ये ऐसे ही। तो हमारा Q आ गया डेल्टा mLF प्लस ms डेल्टा T प्लस mLV। चलिए अब फर्दर कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू m जो है वो 1 ग्राम है, तो 1, LF जो है वो 80 कैलोरीज पर ग्राम होता है, कैलोरीज, m अगेन 1 ग्राम, S जो है वाटर के लिए वो 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, और डेल्टा T जो है वो 100 माइनस 0 इज जस्ट 100, प्लस m जो है वो अगेन 1 ग्राम, LV जो है वो होता है 536 कैलोरीज पर ग्राम। ये दिया हुआ है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ओके, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। सो ये आप सॉल्व कर लें, ये आ रहा है 716 कैलोरीज। Q इज इक्वल टू 716 कैलोरीज, 716 calories, option 3. 15. When a metallic bar is heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, its length increases by 0.05%. What is the coefficient of linear expansion? What is the coefficient of linear expansion? हमें पता है change in length is equal to original length into alpha delta t. Okay, so delta L by L is equal to alpha delta T. अब this is fractional change, so 0.05 divided by 100, क्योंकि ये परसेंटेज है तो इसलिए divided by 100 करके आपको fractional change मिल जाएगा। So 0.05 is equal to alpha delta T 100 minus 0। अब subtraction है, difference of temperature है, तो यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है टेम्परेचर के केस में, so वो 100 बन जाएगा। So this implies alpha is equal to 0.05 into 10 to the power 100 नीचे आएगा, तो ये 2 और ये 2 10 to the power 4 ऊपर आके 10 to the power minus 4 बन जाएगा, which is 5 into 10 to the power minus 6 per Celsius degree। 5 into 10 to the power minus 6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 5। 16. If temperature of a pendulum clock changes from theta 1 to theta 2, temperature है ये, the fractional change in the time period of the pendulum clock is, okay, of the pendulum clock is, okay, now मेरे ख्याल से ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। Pendulum clock का नया टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड इज 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। टी प्राइम नया टाइम पीरियड इज इक्वल ओरिजिनल टाइम पीरियड प्लस 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पर हम अल्फा को स्मॉल एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, हमें क्या निकालना है? हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। ओके, हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। सो आई राइट इट दिस वे, टी प्राइम इज इक्वल टी इंटू 1 इज टी प्लस 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा। टी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इम्प्लाइज टी प्राइम माइनस टी, इसको यहाँ मैं ला रहा हूँ, इज इक्वल 1/2 टी अल्फा डेल्टा टी डेल्टा थीटा। इस टी को मैं नीचे लाऊंगा, सो टी प्राइम माइनस टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा। So now this is delta t divided by t. So change in time period divided by original time period. So this is fractional change in time period. Okay, वही आपने निकालना है। इसी को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज चेंज बन जाता है। So this is equal 1/2 अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1।
1/2 alpha theta 2 minus theta 1 is option 3. Next, which of the following statements are true? Rubber contracts on heating, fine. Water expands on freezing, ठीक. Water contracts on heating from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, anomalous behavior of water हैं. तो चारों ठीक हैं, ये contract होता है, ये expand होता है, ये जो है contract होता है on heating. Anomalous behavior of water होता है from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. So all are true. Okay, all are true. The following 4 gases are at the same temperature. So temperature constant है तीनों के चारों cases में. In which gas do the molecules have the maximum root mean square speed? Okay, gases को different लिया है. अब root mean square speed जो है that is equal to under root of 3RT divided by m. M is the molar mass. Okay, molar mass. आर टी जो है वो चारों केसेस में सेम है. आर तो पहले से ही कांस्टेंट, 3 भी पहले से ही कांस्टेंट. तो वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम. तो जिसका मास सबसे कम होगा उसी का वी आर एम एस सबसे ज़्यादा होगा. मोलर मास किसका सबसे कम होगा? वो तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का है. ओके, हाइड्रोजन का सबसे कम मोलर मास, तो उसकी आर एम एस स्पीड जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. नेक्स्ट वन. A gas has molar heat capacity C equal to 24.9 joules per Kelvin per mole. In a process P square T is equal to constant, then R is equal. Okay, gas is monoatomic, diatomic. Okay, fine. Now इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे टू पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल कॉन्स्टेंट. इस फॉर्म में इसको लाएंगे. और वंस आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन जो होती है, उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट हम यूज़ कर लेंगे F/2R विच इज़ बेसिकली CV, F/2R CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस x. तो वो x का वैल्यू जो हमें मिलेगा यो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और C तो पहले ही दिया हुआ है, वहाँ से हम F कैलकुलेट कर लेंगे टू फाइंड आउट कि किस टाइप का गैस है. सो इक्वेशन क्या दी गई है? P square T is equal to some constant K. Constant को मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. So P square is equal P square into T. T के बदले में I'll write PV divided by NR is equal to some constant. Okay, is equal to some constant. So this implies P cube into V is equal to NRK. अब N भी constant, R भी constant, K भी constant, तो ये फिर से सारा राइट हैंड साइड में constant ही बन जाएगा. ओके, मुझे P का पावर 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्यूब रूट लूँगा. सो ये बन जाएगा P V टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू NRK टू द पावर 1/3. अब कॉन्स्टेंट का क्यूब रूट वो कोई नया कॉन्स्टेंट होगा. सो PV टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, जो नया कॉन्स्टेंट अब डिफरेंट कॉन्स्टेंट है K से, लेकिन कॉन्स्टेंट है, दैट्स व्हाट मैटर्स. अब कंपेयर कर लें इसको और इसको. x का वैल्यू जो है v का पावर x जो है वो 1/3 आ रहा है. सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3. x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3. अब ये x का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं. ओके, c जो है वो पहले दिया गया है 24.9, सब कुछ ऐसा सिस्टम में है ये सारा, इज इक्वल टू F/2R प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस x के बदले में 1/3. ओके, x के बदले में 1/3. सो दिस इज इक्वल टू F/2R प्लस ये बन जाएगा 3 माइनस 1 इज 2, 2/3, 3 ऊपर आएगा. सो 3/2R. सो 2 को कॉमन ले लें, ये बन जाएगा F प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R को कॉमन, 24.9. अब R का वैल्यू 8.3 होता है. ओके, R का वैल्यू 8.3 इंटू 3 इज 24.9. सो दिस इम्प्लाइज F plus 3 is equal to 2 ऊपर, तो 3 into 2 is 6. This implies F is equal to 6 minus 3 is 3. So F जो है वो 3 आ रहा है. अब F किसके लिए 3 होता है? That is 3 for monoatomic gas. Monoatomic gas के लिए F 3 होता है. Diatomic के लिए 5 होता है. Okay, monoatomic gas. Okay, question number 20.
The root mean square speed of the molecules of a gas at absolute temperature T is proportional to root mean square easy है VRMS is equal to under root of 3RT by M. तो VRMS is proportional to under root T. T के हिसाब से proportionality under root T option 2. Okay, so it can't go easier than that. 21. The quantity mkt divided by V of an ideal gas depends on M is mass of the gas. Depends on. Remember, PV is equal to nRT. PV is equal to nRT, which means P is equal to nRT divided by V. Okay, divided by V. अब R के बदले में I'll write Na into K. K is Boltzmann's constant into T divided by V. Okay. So this implies P. मैं M से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लूँगा. M is molecular mass. Okay, molecular mass. यहाँ से भी N से मल्टीप्लाई करते हैं. M KT divided by V. अब ये चीज़ जो है ब्रैकेट्स में, this is total mass of the gas. Okay, total mass of the gas. So P into M is equal to total mass of the gas, जो भी है, total mass of gas into KT divided by V. KT divided by V. Okay, now यहाँ पर क्वेश्चन में M जो है वो मास के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, तो we can use that here, M instead. So MK divided by T. ये सारा है क्वेश्चन में जो पूछा गया है, MK divided by B. So small m जो है वो, चलिए let me write it more precisely. This is P m of molecule is equal to m of gas, जिसके बदले में क्वेश्चन m लिख रहा है, KT divided by V. Okay, KT divided by V. अब ऑप्शंस के साथ इसको एनालाइज कर लें. Depends on what? Pressure and molecular mass. Depends on pressure of the gas and nature of the gas is molecular mass. गैस को चेंज कर लेंगे तो molecular mass चेंज होगा. So it depends on both 2 and 3. Okay, 2 and 3. टेम्परेचर तो नहीं, इस साइड से टेम्परेचर नहीं है, ये पूरा आपको बताना है किस चीज़ पे डिपेंड करता है. तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर तो टेम्परेचर नहीं, आपको ये मिला के बताना है कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है. वो प्रेशर पे डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैस. सो टाइप ऑफ गैस पे भी डिपेंड कर लेगा, विच मीन्स नेचर ऑफ गैस, और प्रेशर पे भी डिपेंड कर लेगा. हीटिंग ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वही रहेगा. The slopes of isothermal and adiabatic curves are related as, okay, are related as. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT इज कॉन्स्टेंट. T कॉन्स्टेंट है तो सारा कॉन्स्टेंट बन जाएगा. सो इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लें. D बाई dV ऑफ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0. सो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज़ कर लें. PV के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन V का विद रेस्पेक्ट टू V1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो बन जाएगा dP बाई dV इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P डिवाइडेड बाई V. dP बाई dV जो है यही स्लोप है. सो आइसोथर्म का स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू माइनस P बाई V. That is equal to minus P by V. अब एडियाबैटिक के लिए भी सेम, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस एडियाबैटिक कर्व के लिए. वहाँ पर क्या है इक्वेशन, PV टू द पावर गामा इज कॉन्स्टेंट. तो फिर से आप डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे और dP बाई dV निकालेंगे. सो dP मैं डायरेक्टली लिखूंगा, dP बाई dV इज माइनस गामा टाइम्स P बाई V. ये दोनों अगर याद रहेंगे काफ़ी अच्छा है, ये यूज़फुल चीज़ है. वेव्स में भी ये यूज़ आता है जब आप वेव्स की स्पीड पढ़ते हैं. तो सो दिस इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व एंड दिस इज स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व, आइसोथर्मल. अब जाके हमें रेशो बताना है स्लोप ऑफ एडियाबैट डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्म. स्लोप ऑफ एडियाबैट माइनस गामा P बाई V, स्लोप ऑफ आइसोथर्म माइनस P बाई V, वो माइनस P बाई V कैंसिल आउट होगा तो खाली गामा बच जाएगा.
So what does it depend on? Are related as, okay. So this can be written as slope of adiabat is equal to gamma times slope of isotherm. तो अब ऑप्शंस में देख लें, ऑप्शन 3 है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. नेक्स्ट वन. An ideal gas has initial volume V, pressure P. In doubling its volume, the minimum work done will be in the following process. Okay. An ideal gas has initial volume दिया हुआ है, pressure दिया हुआ है. In doubling its volume, that's important क्योंकि expansion हो रहा है. So if this is initial volume, this is final volume twice V. तो यहाँ से initial pressure P. यहाँ से सब कुछ हो रहा है. अब कौन कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है. आइसोबारिक जो है उसका वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. तो यू मस्ट नो कि उसके ग्राफ की शेप कैसी होती है. इज लाइक दिस. ओके, थोड़ा सा स्ट्रेट. ये ऐसे. आइसोथर्म इज लाइक दिस और एडियाबैट इज लाइक दिस. ये ऐसे जा रहा है. अब हमें बताना है कि मिनिमम वर्क कहाँ पर. मिनिमम वर्क, रिमेंबर वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व. मिनिमम एरिया अंडर द कर्व जो है वो सबसे नीचे वाला ग्राफ जो है विच इज़ फॉर एडियाबैट, इसके लिए है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सबसे मिनिमम वर्क होगा. मैक्सिमम वर्क जो होगा वो आइसोबारिक के लिए होगा. सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट वन. The thermal energy of an ideal gas decreases by the same amount as the work done by the system. The process must be adiabatic. Okay. So आपसे कहा गया है कि delta E internal, the internal energy of the gas decreases by the same amount as the work done by the system. So delta E internal is equal to minus W. Okay. Delta E internal is equal to minus W. डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लें. डेल्टा इंटरनल इज क्यू माइनस डब्ल्यू. अब ये और ये तो बराबर हैं, सो दिल कैंसिल आउट. तो क्यू इज इक्वल टू 0. क्यू 0 कहाँ पर होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में. सो दिस मस्ट बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस. द प्रोसेस मस्ट बी एडियाबैटिक क्योंकि क्यू 0 के बराबर आ रहा है. ओके, क्यू 0 के बराबर. नेक्स्ट वन. द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 50%. The amount of radiation emitted by it would be nearly. Okay. अब टेम्परेचर जो है वो 50% से इंक्रीज हो रहा है. सो T2 इज इक्वल T1 प्लस 50% ऑफ T1. सो दिस इज T1 प्लस 50% का मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू T1. 0 and 0 goes 5 into 2. So 2 plus 1 is 3 by 2 times T1. So T2 is equal to 3 by 2 times T1. या फिर you can write it this way. T2 by T1 is equal to 3 by 2. 3 by 2. Okay, now. Amount of radiation emitted. Radiation power is directly proportional to T to the power 4, Stefan's law. Which means P2 by P1. P is not pressure, P is power radiated. Okay, power radiated per unit area. Power radiated is directly proportional to T to the power 4. So P2 by P1 is equal to T2 by T1 power 4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ. अब T2 by T1 is 3 by 2. 3 by 2 to the power 4. Okay, 3 by 2 to the power 4. Okay, now this thing is 3 is 9, 9, 9 is 81. Divided by 2, 2 is 4, 4, 4 is 16. So P2 is equal to 81 by 16 times. Okay, हमें percentage change निकालना है. Okay, percentage change निकालना है. So I'll not take P1 to the other side. P1 को मैं यहीं पर रखता हूँ. P1. Okay, now subtracting by minus 1 on both sides. 81 by 16 minus 1. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1. सो चेंज इन पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पावर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 81 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 16 विच इज 5. 7 minus 1 is 7 minus 1 is 6. 65 divided by 16.
Okay, 65 divided by 16. So this now is delta P divided by P1, the original is 65 divided by 16. Now this is the fractional value. Percentage value के लिए into 100 करना होगा, and that is approximately 400%. Okay, 400%. ये 16 और 64 divided by 16 is almost 4. This is approximately 4. तो फिर into 100 जब कर लेंगे वो 400% बन जाएगा. So 400. The temperature of a liquid drop from 365 Kelvin to 361 Kelvin in 2 minutes. The time duration which temperature of the liquid drops from 344 Kelvin to 342 Kelvin, temperature of the room surroundings का temperature दिया हुआ है. टाइम हमें निकालना है. So पहले केस में क्या दिया गया है? टेम्परेचर यहाँ से यहाँ जा रहा है in 2 minutes. ओके, इन 2 मिनट्स. फिर आपने बोलना है कि 344 से 342 तक जाने में कितना टाइम लग जाएगा. सराउंडिंग्स का टेम्परेचर दिया हुआ है विच विल बी एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें यूज़ करना होगा, लेकिन एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो क्या है? T1 minus T2 divided by time taken, so initial temperature minus final temperature divided by time taken, is constant time is T1 plus T2 divided by 2. This is the average temperature minus Ts. Okay, minus Ts. ये हमें यूज़ करना है. दो केसेस के लिए, पहले केस 1 के लिए यूज़ करते हैं. केस 1 में क्या बन जाएगा? T1 minus T2 divided by 2. T1 is 365 और T2 is 361. So 365 minus 361 divided by time taken is 2 minutes. Minutes को मैं convert नहीं कर लूँगा, ऐसे ही रखूँगा, is equal K times 365 plus 361 divided by 2 minus T as the other ones 293. Okay, so call this equation 1. ऐसे ही रखते हैं. केस 2 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? Okay, केस 2 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? T1 minus T2. अब initial is 344 and final is 342. So 344 minus 342 divided by T को मैं minutes में रखता हूँ, T minutes, यहाँ पर भी minutes, यहाँ पर भी minutes, या छोड़ दे इसको, जो टाइम मिलेगा वो मिनट्स में होगा, is equal K times T1 plus T2, तो 344 plus 342 डिवाइडेड बाई 2 minus 293 सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है. कॉल दिस इक्वेशन 2. अब डिवाइड कर लें दो को. ओके, डिवाइड कर लें दो को. यहाँ पर जगह कम है, मैं डायरेक्टली अब रिजल्ट लिख रहा हूँ. डिवाइड करके आपको रिजल्ट मिलेगा. डिवाइड करके क्या फ़ायदा होगा? के कैंसिल आउट होगा, तो के जानने की ज़रूरत ही नहीं है. तो टी विल कम आउट टू बी 7/5 विच इज़ 1.4. रिमेंबर आपने यहाँ मिनट्स में लिया था, तो जो टाइम आपको मिलेगा वो भी मिनट्स में ही होगा. सो 1.4 मिनट्स. ऑप्शंस लेकिन सेकंड्स में है, तो 1.4 इंटू 60 सेकेंड्स इज 840 सेकेंड्स. 84 पॉइंट आएगा ना यहाँ पर एक के बाद, 84.0 विच इज सिंपली 84 सेकेंड्स. ओके, 84 seconds is option 1. 20. The efficiency of an ideal heat engine working between freezing point is 0 degrees Celsius and boiling point of water 100 degrees Celsius. तो इन दो टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है. एफिशिएंसी हमें बतानी है. एफिशिएंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 - TL/TH. सोर्स सिंक का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सोर्स का टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय. अब रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स हैं तो यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 0 है, 0 + 273 डिवाइडेड बाय 100 है, 100 + 273 which is 1 - 273 divided by 373, and this comes out to be 0.268. Now this is fractional value of efficiency. फ्रैक्शनल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इंटू 100 करना है, तो 26.8% बन जाएगा. ओके, 26.8%, विच इज़ roughly 26%. Okay, the closest option is 26. Closest is 26. So we'll go for 26.
इन द गिवन VT ग्राफ डायग्राम V और T के बीच में है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड प्रेशर P2? ओके, सिंपल है। PV इज इक्वल टू NRT, तो V इज इक्वल टू NR बाई P इंटू T। अब ये स्ट्रेट लाइन कर्व हैं, अलग अलग देख के स्ट्रेट लाइन कर्व हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T विद स्लोप इक्वल टू NR बाई P। नोट करें, स्लोप जो है दैट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर, स्लोप इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर। तो स्लोप ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, स्लोप कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। स्लोप किसका कम है? 1 का, तो प्रेशर इसका ज़्यादा होगा। P1 इज ग्रेटर दैन P2। स्लोप 1 का कम है तो प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, स्लोप 2 का ज़्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा। सो P1 इज ग्रेटर दैन P2, या फिर ऑप्शंस में P2 पहले, सो P2 इज लेस दैन P1, P2 is less than P1, option 3. Okay, option 3. 20 Newton force is applied to the massless piston of area A1 यहाँ पर as shown. What force F must be applied on the piston here of area A2 if the level of water in both the tubes is the same horizontal? Okay. यहाँ पर जो आप प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर जो है वो अनडिमिनिश्ड यहाँ पर भी आएगा, पास्कल्स लॉ। जितना आप यहाँ पर प्रेशर लगा देंगे उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर जो पिस्टन लगा हुआ होगा उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा PA, तो आपको एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा PA के बदले में A2। तो हमें प्रेशर बेसिकली कैलकुलेट करना है। सो प्रेशर जो यहाँ पर होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ, let me change the color, because of this component of force, because of this component of the force। ये एंगल 60 के बराबर है तो ये एंगल भी 60 के बराबर है। ओके, ये एंगल भी 60 के बराबर है, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा 20 cos 60, जिसके वजह से प्रेशर आएगा, बिकॉज दैट इज द वन जो परपेंडिकुलर होगा पिस्टन को। सो प्रेशर P1 जो होगा यहाँ पर 1 हम इसको लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, कम ऑन चेंज इट नाउ, that will be equal to 20 cos 60 degrees divided by area A1, area A1। अब एरिया के बारे में हमें कुछ कहा गया है, मासलेस पिस्टन एरिया A1 एज शोन, फोर्स अप्लाई और मासलेस पिस्टन। चलिए A1 नहीं दिया हुआ, इसे ऐसे ही रखते हैं। cos ऑफ 60 इज 1/2, तो 20 डिवाइड बाई 2 इज 10, 10 डिवाइडेड बाई A1। ओके, 10 डिवाइड बाई A1। यही प्रेशर जो होगा यहाँ पर भी फील होगा अनडिमिनिश्ड दूसरे वाले पे। सो प्रेशर एट द सेकेंड पिस्टन इज सेम एज जो यहाँ पर डेवलप हुआ है, 10 डिवाइडेड बाई A1। तो वहाँ पर फोर्स कितना अब होगा? फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, वहाँ पर A2, तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई A1 इंटू A2, 10 डिवाइडेड बाई A1 इंटू A2। ओके, नाउ एरियाज के बारे में डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन? ओके, यहाँ पर है एरिया दिया हुए हैं डायग्राम में, ये एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 दिया हुआ है। सो विल यूज दैट। सो F इज इक्वल टू 10 इंटू A2, A2 इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाई A1 इज 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेशियो तो यूनिट को हम कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, ये 2 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 बन जाएगा, 100 न्यूटन्स। ओके, 100 न्यूटन्स, तो 100 न्यूटन इज ऑप्शन 1, 100 न्यूटन इज ऑप्शन 1। चलिए, इस सेशन में हम 30 तक ही कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम 30 ऑनवर्ड्स कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।